कभी सोचा है कि मुगलों के आने से ठीक पहले उत्तर भारत कैसा दिखता था? अक्सर जब हम बाबर, हुमायूं या अकबर का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास बस वहीं से शुरू हुआ हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम दो ऐसे शक्तिशाली साम्राज्यों की कहानी में उतरने वाले हैं जिनके बारे में अक्सर बातें नहीं होती। तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही जरूरी है। देखिए, मुगलों के आने से पहले उत्तर भारत की जो राजनीतिक तस्वीर थी वो काफी दिलचस्प और कह सकते हैं उलझी हुई थी। ये कहानी दो बिल्कुल अलग अलग ताकतों की है जो अपनी अपनी दुनिया में जी रही थीं और जिनका भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो उत्तर भारत की इस कहानी में हमारे दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ पश्चिम में राजपूताना के योद्धा राज्य और दूसरी तरफ उत्तर की खूबसूरत वादियों में कश्मीर की सल्तनत। ये दोनों ही अपनी संस्कृति, समाज और शासन के तरीके में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। पहले बात करते हैं राजपूताना की। देखिए, ये कोई एक संगठित साम्राज्य नहीं था। ये तो कई आज़ाद और लड़ाकू राज्यों का एक ढीला ढाला सा संघ था। इनकी पहचान थी इनके विशाल किले, इनकी बेजोड़ युद्ध कला और हाँ, अपनी आज़ादी के लिए इनका अटूट जुनून। हर वंश का अपना राजा, अपनी जमीन और अपना अलग गौरव था। और फिर इनसे एकदम उलट कश्मीर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। ये एक घाटी में बसा साम्राज्य था जो पुराने हिंदू राजवंशों से निकलकर एक मुस्लिम सल्तनत में तब्दील हो चुका था। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि इसे सूफी संतों ने एक अलग ही शक्ल दी थी, जिन्होंने यहाँ अमन और रूहानियत का एक अनोखा माहौल बनाया था। ये जो टाइमलाइन है, ये कश्मीर के राजनीतिक बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। हिंदू लोहार वंश के शासन से लेकर 1339 में शाह मीर के जरिए पहले मुस्लिम वंश की स्थापना तक, और फिर 1561 में स्थानीय चक शासकों के सत्ता में आने तक का पूरा सफर। ये सारे बदलाव कश्मीर के इतिहास में बहुत गहरे मायने रखते थे। तो चलिए अब इन दोनों समाजों के अंदर झांक कर देखते हैं कि उनके शासन, समाज और संस्कृति में बुनियादी फर्क क्या थे, और यही फर्क आगे चलकर उनकी किस्मत कैसे तय करने वाले थे। यहाँ हमें शासन के दो बिल्कुल अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। राजपूतों की ताकत जो थी वो राजा और उनके योद्धा सरदारों के बीच बटी हुई थी, जिसे हम सामंत व्यवस्था भी कहते हैं। मतलब राजा सबसे ऊपर तो था, लेकिन असली ताकत जमीन और सेना रखने वाले जागीरदारों के पास थी। और इसके ठीक उलट कश्मीर में एक सेंट्रलाइज्ड सल्तनत थी, जहाँ सारे के सारे अधिकार सुल्तान के पास ही होते थे। ये टेबल उनके सामाजिक ताने बाने के फर्क को और भी साफ कर देती है। राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? एकता की कमी। वो बहादुर तो बहुत थे, पर अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। वहीं दूसरी ओर कश्मीर को शिया और सुन्नी के बीच के झगड़ों ने अंदर से खोखला कर दिया था। ये वो दरारें थीं जो मुगलों के आने पर और भी गहरी हो गईं। अच्छा, इन साम्राज्यों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए कुछ खास लोगों और उनकी बनाई हुई चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने उस दौर को एक पहचान दी और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। राजपूतों के बीच एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, मेवाड़ के राणा सांगा। वो सिर्फ एक ताकतवर शासक ही नहीं थे, बल्कि उस दौर में राजपूतों की सैन्य शक्ति, उनके गौरव और उनकी महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। राणा सांगा का सबसे बड़ा काम था बिखरे हुए राजपूत कुलों को एक सैन्य गठबंधन में एक साथ लाना। सच कहूं तो राजपूतों के इतिहास में ये एक बहुत ही असाधारण लम्हा था। सोचिए, जो योद्धा हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, वे पहली बार किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक झंडे के नीचे आ गए थे। राजपूतों की पहचान उनके किलों, उनकी वीरता और उनकी भयंकर स्वतंत्रता से थी। ये एक वाक्य उनके पूरे चरित्र को बयां कर देता है। और उसी दौर में कश्मीर में एक बिल्कुल ही अलग तरह के शासक का उदय हुआ, ज़ैन उल आबिदीन, जिन्हें लोग प्यार से बडशाह या महान राजा कहते थे। वो अपनी बुद्धिमानी और सहनशीलता के लिए जाने जाते थे, अपनी तलवार के लिए नहीं। बड़शाह के राज में कश्मीर में संस्कृति का एक सुनहरा दौर आया। उन्होंने न सिर्फ अपने से पहले के शासकों की सख्त नीतियों को खत्म किया, बल्कि मध्य एशिया से कारीगरों को बुलाकर शॉल बुनाई और पेपर माशी जैसे हुनर को बढ़ावा दिया। आज भी कश्मीर की पहचान जिन कलाओं से है, उसकी नींव काफी हद तक उन्होंने ही रखी थी। लेकिन इन दोनों अलग अलग दुनियाओं का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि मध्य एशिया से एक नई और बेहद ताकतवर शक्ति हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही थी, और वो थे मुगल। 1527 ये वो साल था जब राजपूतों की किस्मत का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की विशाल सेना
बाबर की छोटी लेकिन तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा आधुनिक मुगल सेना से भिड़ गई। राजपूतों की बहादुरी किसी काम न आई क्योंकि वो बाबर की तोपों और बंदूकों का सामना नहीं कर सके। ये राजपूत शक्ति के लिए एक बहुत ही घातक और निर्णायक झटका था। और इसके लगभग 6 दशक बाद वही मुगल तूफान अब कश्मीर की शांत वादियों तक भी पहुंच चुका था। कश्मीर की आज़ादी सिर्फ बाहरी हमले से खत्म नहीं हुई, बल्कि उसे अंदरूनी झगड़ों ने भी बहुत कमजोर कर दिया था। अंतिम शासक यूसुफ शाह चक अपने ही सरदारों से लड़ रहे थे और इसी फूट ने अकबर के लिए कश्मीर पर कब्जा करना बेहद आसान बना दिया। हालांकि उनके साम्राज्य तो खत्म हो गए, लेकिन राजपूतों और कश्मीरियों की जो रूह थी वो जिंदा रही। उनकी विरासत आज भी उत्तर भारत की संस्कृति, कला और पहचान में बहुत गहराई से नजर आती है। तो राजपूतों ने हमें क्या दिया? वीरता, सम्मान और चित्तौड़गढ़ जैसे शानदार किलों की विरासत, जो आज भी उनके गौरव की कहानी सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर ने हमें कश्मीरियत की अनोखी संस्कृति दी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराएं एक साथ घुल मिल गईं, और साथ ही दुनिया भर में मशहूर हाथ की कारीगरी और सूफी कविता की एक गहरी परंपरा भी दी। तो अगली बार जब कोई किसी राजपूत किले को देखे या किसी कश्मीरी शॉल को छुए, तो उस दुनिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो कभी हुआ करती थी। क्योंकि इतिहास हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब नए साम्राज्य बनते हैं तो पुरानी दुनिया का क्या खो जाता है और क्या हमेशा के लिए बचा रह जाता है।